बोलो। क्या समझ आया? हाँ। लेकिन कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे? ये एक्टिविटी ये ना। तो दो तरीके के सॉल्यूशन लिए। एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और दूसरा प्योर सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो प्योर में क्या हो रहा है? एंडोसाइटोसिस। ओके। मतलब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? वाटर इनटेक करेगा वो। पिनोसाइटोसिस करेगा ना वो। वाटर को इनहेल ये करेगा अंदर, अंदर लेगा। पिनोसाइटोसिस मतलब इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ ड्रिंक, इट विल ड्रिंक द वाटर। ओके। बट सॉल्ट अगर बाहर है तो ज़्यादा सॉल्यूशन, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन में भी डालेंगे ना उसको, तो एक्सोसाइटोसिस होगा। यस, बिकॉज आउटसाइड सॉल्ट विल बी मोर, सो ऑल द सेल विल श्रिंक। सेल क्या हो जाने होने लगेगी? श्रिंक होने लगेगी बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। ये बाहर निकालते जाएगा, सेल क्या होती जाएगी? श्रिंक होती जाएगी। ओके। नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट प्रोसेस है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब बता सकते हो आप? बताओ, प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? ये वही प्रोसेस है। और हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा है? हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाँ वही है। वापस एक ही चीज को बार बार बताया है इन्होंने। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। रिपीट करने की जरूरत है क्या? ये देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या? कि इसमें जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी। ओके। सो सारा का सारा पानी किधर जाएगा? बाहर की तरफ, है ना, क्योंकि सॉल्ट बाहर ज़्यादा है। सो इसमें क्या होगा? सारा का सारा वाटर बाहर की तरफ आएगा, ऐसे। ठीक है। तो उससे क्या होगा? जो सेल के अंदर के जो सेल जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? श्रिंक होने लगेगी। ओके। सो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और डी प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है वाटर विल कम्स इनसाइड, पानी अंदर की तरफ आएगा। ठीक है। क्यों आएगा? बिकॉज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। क्लियर है ये दोनों? ओके। तो एग्जाम में लिख लोगे प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस आया तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में लिख दो, सिंपल। डी प्लाज्मोलिसिस आया तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट है, अरे ये एक्टिविटीज बहुत इजी है सब। ये सीबीएस इसमें एक बस बड़ा चढ़ा के लिख रखा है, लेकिन मुझे लगता है सब एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सेल वॉल। ठीक है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या होता है बताओ ज़रा? सेल वॉल का काम
बोलो। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट्स में, जो कि क्या करती है, बोलो। हाँ ये ले लेते हैं। ओके, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, तो क्या करेगी, प्लांट को या सेल को, प्लांट सेल को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ओके, इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सम सेल हैव द एडिशनल रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। द सेल वॉल आर फाउंड इन द cells of plants, fungi and bacteria. Because of cell wall, such cell can withstand surrounding medium without bursting। ठीक है, विदाउट बर्स्ट हुए भी वो सराउंडिंग मीडियम के साथ विस्टैंड कर सकती है। द सेल वॉल इज फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल वॉल ऑफ द प्लांट कंसिस्ट मेनली ऑफ सेलुलोज। ये जो सेल वॉल है, ये सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब ये सेलुलोज क्या होता है? इट इज द पॉलीसेकेराइड। हाँ, इट इज द पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड होता है, जो करता क्या है वो ये समझो। पॉलीसेकेराइड का मतलब है, पॉली मतलब मेनी, सेकेराइड मतलब शुगर। मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ सेलुलोज। क्या बना देता है वो? सेलुलोज। स्टार्च सुना है? स्टार्च कहाँ देखा है स्टार्च? कॉर्न स्टार्च और स्टार्च, ठीक है, जो प्लांट में मिलता है। या पोटैटो, स्वीट पोटैटो तो खाया होगा, उसमें स्टार्च रहता है, भर भर के स्टार्च रहता है। आया समझ में? तो जो स्टार्च रहता है वो भी एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। आया समझ में? सेलुलोज इज आल्सो पॉलीसेकेराइड। और सेलुलोज एक तरीके से हार्ड कवरिंग होती है किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर। उसकी वजह से इस सेल वॉल की हार्डनेस आती है। अभी जैसे बार्क ऑफ ट्री है, बार्क ऑफ ट्री देखा है आपने? मतलब ट्री का बाहरी हिस्सा, एक कोई बड़ा प्लांट है उसका बाहर का हिस्सा कैसा होता है? एक मुक्का मार के देखो, उसमें क्या होगा? हाथ पे लगेगी। क्यों क्यों लगेगी? हार्ड होता है। और छोटे प्लांट को मार के देखोगे तो बेंड हो जाएगा ऐसे करके, छोटे एकदम छोटे प्लांट को। तो बड़े वाले प्लांट में ऐसा क्या होता है, हार्डनेस उसमें आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल सेलुलोज। आया समझ में? इसकी वजह से उसमें हार्डनेस आ जाती है। ओके, अभी ऐसे बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल मिल मिल के एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, मतलब कि एक सेलुलोज क्रिएट करते हैं। आया समझ में? बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल मिलके। ओके, अब इसमें इस सेल वॉल स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या क्या है? इसके अंदर होता है हेमी सेलुलोज, इसके अंदर होता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल फाइबर्स होते हैं। ओके, प्राइमरी सेल वॉल, इसमें प्राइमरी सेल वॉल है ये वाला हिस्सा, ये मिडल लेमिना है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर ऐसे दो लेयर्स होते हैं, कड़क लेयर होते हैं, एकदम हार्ड लेयर, जो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। अगर उसका छिलका निकाल दोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर आएगी नेक्स्ट। जो हार्डनेस वाला छिलका उसका रिमूव करोगे तो अंदर फिर आपने देखा होगा प्लांट के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है ना। तो बेसिकली इस तरीके से। हाँ, अब सेलुलोज का काम क्या होगा? अगर हार्ड कोई चीज है तो उसका काम क्या होता है? कोई भी हार्ड चीज को हम क्यों यूज करते हैं? एक एंगल है लोहे की, क्यों यूज करेंगे उसको? हाँ, मारने के लिए एंगल बनाते हैं क्या? स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। क्या स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है? अगर कोई स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो वो क्या प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को? बिल्डिंग को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो इट विल सपोर्ट द सेल। ये सेल को सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। इसमें लिखा है द सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट गिव्स द प्लांट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ओके, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर। हाँ, सेल वॉल में कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वाटर अंदर आ सकता है। लेकिन यहाँ आने के बाद इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।
वो सबको एंट्री नहीं देता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ से कुछ से कोई भी एंटर कर सकता है। आया समझ में? ओके। एंड water solute and gases. In fungus, the cell wall is made up of chitin. सेल वॉल किसके, फंगस के अंदर सेल वॉल बनती है काइटिन की। और ये जो प्लांट्स है उसमें तो मैंने आपको बता दिया, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। पेक्टिन का एक लेयर होता है और एक सेलुलोज का लेयर होता है, उससे बनता है क्या, सेल वॉल। क्लियर? लेकिन फंगस के अंदर किससे बना होता है, याद रखना, ये एग्जाम में भी आ सकता है। फंगस के अंदर काइटिन से बना होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट फंक्शन तो समझ में आ गया। सेल वॉल का काम क्या होगा, इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा किसको, प्लांट को। इट विल प्रोवाइड रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, मतलब सेल उसकी वजह से हार्ड होगी। दूसरी बात, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है, इट गिव्स अ प्रॉपर शेप टू द सेल, एक सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगा सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस अक्रॉस इट। सो ये बहुत सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हेल्प करेगा। आया समझ में? तो सेल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, सेल को रिजिडिटी मतलब हार्डनेस देने में हेल्प करेगा, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। ओके, और सेल को शेप देगा, शेप, रिजिडिटी, हार्डनेस, और ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फॉर द हेल्प फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सम इम्पोर्टेंट मटीरियल। ओके, आया समझ में? ट्रांसपोर्टेशन, शेप, रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। क्लियर? मेरे साथ साथ बोलो क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब समझते हो, रिजिडिटी। ओके, थर्ड पॉइंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? फोर्थ क्या था, शेप। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ तो आप उसको उसमें कन्वर्ट कर देना। इट प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द प्लांट, इट गिव्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, इट गिव्स द हार्डनेस एंड it is useful for the transportation of the important material. Okay, what is the difference between the cell wall and cell membrane? क्या डिफरेंस होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, बोलो। ओके, क्या पॉइंट्स लिखे हैं, देखो जरा। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड एल्गी। याद रखना, ये सिर्फ इन इन तीन चीज़ों में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगस में एंड चार एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये सेमी परमिएबल है, फुल्ली परमिएबल है, कोई भी आ जा सकता है सेल वॉल के थ्रू। मेनली मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है कौन, सो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन एंड मेंटेन शेप ऑफ द सेल। मैंने बता दिया, वो चार पॉइंट बताए थे, उसमें से लिख सकते हो कोई भी। ओके, इट इज नॉन लिविंग,
और इनएक्टिव रहती है, ये लिविंग नहीं होती है, हार्ड रहती है तो नॉन लिविंग है। ओके, इट इज अलाइव, ये अलाइव होती है। नॉन लिविंग है इसीलिए हमारे बॉडी में नहीं है, एनिमल्स में नहीं होता है, देखो सिर्फ प्लांट्स में रहता है। वरना हमारे ऊपर भी कोई हार्ड लेयर होती थी, उसके मूवी में देखा है क्या कोई ऐसा कैरेक्टर, वो एक पत्थर वाला इंसान या कोई ऐसी ऐसा कैरेक्टर, अपने ऊपर भी फिर प्लांट के जैसी लेयर होती थी, अजीब सी। वो ये देखा है ना रूट, वो एक वो मूवी है ना, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, मार्वल की मूवी, उसमें वो एक रूट रहता है, वो देखा है कभी? तो उसके जैसे होते थे हम भी, हम हमारे इधर से पत्तियां निकलती थी, प्लांट। मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। किसका बना होता है ये? देखो मैंने आपको बता दिया था, लिपिड मतलब फैट, मैंने हमने डिस्कस किया था फॉस्फोलिपिड। लिपिड होता है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, पॉलीसेकेराइड इज आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फैट मतलब ऑयल, फैट किसके फॉर्म में होता है? ऑयल के फॉर्म में। तो ऑयल होता है, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। बट ये किससे बनता है? काइटिन, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बैक्टीरिया में याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में होता है, काइटिन फंगस में होता है, और प्लांट्स में सेलुलोज होता है। ये 3 पॉइंट्स याद, 1 2 3, सेलुलोज, काइटिन एंड पेप्टिगो पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अभी से थक गए क्या? ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, सेल वॉल खत्म हो गया, इतना ही टॉपिक था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बहुत टाइम लिया एक्चुअली, उसके अंदर के बहुत सारे प्रोसेस है ना, इसके लिए। और बाय द वे साइटोप्लाज्म अभी आएगा, तो साइटोप्लाज्म भी बड़ा टॉपिक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस आने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया आने वाला है ना, ये सब आएंगे। बड़ा मतलब उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, हो जाएगा। अभी साइटोप्लाज्म का, अभी प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या बताया मैंने? प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो इसमें याद रखना, सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें होती है, ठीक है। मतलब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड इसलिए करते हैं बिकॉज जो कंट्रोल पार्ट ऑफ द सेल है वो न्यूक्लियस होता है। पूरे सेल को कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। और फिर उसके अलावा न्यूक्लियस के बाद इसमें बाकी हिस्से होते हैं। जैसे मान लो एक बस है, बस का ड्राइवर है ये, बस के पैसेंजर ये है, ठीक है। जो भी सामान वगैरह है पीछे जितना भी, वो सारे पैसेंजर और सामान सब इसमें आ जाएंगे साइटोप्लाज्म। ओके, हाँ पूरी बस ही हो गई, तो ड्राइवर कंट्रोल कर रहा है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो सिर्फ। ओके, अब इसमें साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फाउंड इनसाइड द सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में वो होता है। अब आपने देखा है, वैसे एक सेल और ले लेते हैं। मेंढक को ही पहले आना होता है, इसको थोड़ा धीरज नहीं है। ओके, अभी मान लो इसमें ये सस्ता वाला मॉडल है, थोड़ा अच्छा वाला मॉडल लेते हैं, चलो।
ओके, अब देखो इसमें ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जितना भी पार्ट है, ये सब, ठीक है। अब इसमें ये मैं इनको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ना वॉयलेट कलर का, क्या बोलते हैं, वॉयलेट नहीं है, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। तो जो स्काई ब्लू में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है पानी के जैसा, ये सब पानी के जैसा जो है वो साइटोप्लाज्म है। ओके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें होती है, ये सब कुछ न्यूक्लियस को छोड़ के। अगर न्यूक्लियस को कैरी करोगे तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। इस पूरे को हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, उसमें न्यूक्लियस भी आ जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियस नहीं ले रहे हो तो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। आया समझ में? और उस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, मैंने आपको जैसे कि बताया था क्या क्या होते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, है ना। हम्म, स्कूल में टीचर कैसे सिखाते हैं? ऐसा इंटरेस्ट आता है? नहीं मतलब विजुअलाइज ऐसा कुछ बताते थोड़ी होंगे, डायरेक्ट तुमको नोट्स वगैरह बनाते होंगे ना। हाँ वो भी बात सही है, ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता। ओके, देखो सेल का डायग्राम आप बहुत बार देख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में बता चुका हूँ, एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि, और बाकी एक न्यूक्लियस भी होता है। इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द सेल इंटीरियर एंड इसेंशियल फॉर द सेल फंक्शनिंग। सेल को फंक्शन करने के लिए ये साइटोप्लाज्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, ठीक है, तो आपको पैर नीचे टच नहीं करने, लेकिन वहाँ दूसरी जगह पहुँचना है, इधर से उस तरफ पानी नहीं है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन बिना पैर टच किए हुए स्विमिंग पूल के अंदर से जाना है, लेकिन उस तरफ पहुंचना है आपको, स्विमिंग पूल के अंदर से जाना है, बिना पैर टच, उड़ के जाना है। जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते है ना। वैसे ही ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ओके, एक तरीके से समझ लो कि ये जो साइटोप्लाज्म है स्विमिंग पूल का पानी है, लिक्विड है एक तरीके से, जिसके अंदर ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट करती है। और वो फ्लोटिंग के टाइम वो पानी के अंदर ही सारा कुछ सॉल्ट वगैरह अंदर आता है, फिर वो सॉल्टी वाटर हो जाता है सेल, ये वाला साइटोप्लाज्म सॉल्टी हो जाता है। फिर ये बचे हुए जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो अपना अपना सॉल्ट जिसको जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो ले लेते हैं उससे, और जिसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो एक्सपेल भी कर देते हैं उसी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो बचा कुचा गंदा कुछ है, उसने किसी ने मान लो इसने एक्सपेल किया, इसने एक्सपेल किया, इसने एक्सपेल किया, या जो भी अनवांटेड मटेरियल इनके थ्रू निकल रहे हैं, तो वो सारा कुछ साइटोप्लाज्म में आ जाता है। फिर साइटोप्लाज्म जाता है मेम्ब्रेन के पास, भाई ये इतना आया है एक्स्ट्रा खराब चीज़ है, जरा बाहर फेंक दो इसको, तो ये बाहर फेंक देता है बाय एक्सोसाइटोसिस। आया समझ में? ओके, सो बेसिकली यहाँ पर अभी इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, along with the nucleus make up a living content of the cell called protoplasm। एक living content बन गया with the nucleus and cytoplasm। nucleus, ये nucleus हो गया और ये हो गया साइटोप्लाज्म, ओके, और ये दोनों मिलके क्या बन गए? ये बन गए प्रोटोप्लाज्म। ओके,
तो ये सेल को क्या बनाते हैं, लिविंग बनाते हैं। इन्हीं की वजह से सेल लिविंग है, जीता मतलब हमारे अंदर जान है। अगर ये मर गया तो समझ लो इंसान भी डेड है एक तरीके। एक सेल नहीं, हाँ, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारे अंदर। एक सेल मर गया तो फिर वो पर्टिकुलर जगह मरेगी बस। जैसे कि पर्टिकुलर एक सेल, देखो हर हर दिन करोड़ों सेल मरते हैं हमारे बॉडी में, हर दिन करोड़ों सेल बनते हैं। आया समझ में? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे कुछ लगी, कहीं पे लगी या पिंपल आया या, तो कुछ टाइम के बाद वो हिस्सा पूरा एकदम क्लीन हो जाता है। या कहीं यहाँ पे चोट लग गई तो वो इससे अभी अब वो चोट आपको 2 महीने पहले या 3 महीने पहले लगी होगी तो वो रिकवरी हो चुकी होगी। तो कुछ सेल वहाँ से मर गए, डेड हो गए उस जगह से, और उसकी जगह नए सेल आ गए। उसको रिकवरी बोलते हैं। उससे रिकवरी, सेल रिकवर करता है बाय द माइटोटिक डिवीजन। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक वही है। कुछ 2-3 पेज, 3-4 पेज के बाद माइटोसिस एंड मियोसिस भी आएगा। नहीं, अभी जितना होगा। कौन से हार्ट में? मरते ही है सेल, सेल मरते हैं फिर वो। देखो सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी हमारे बॉडी में सेल मरते हैं, नए बनते हैं, अदरवाइज हमारी बॉडी नहीं चलेगी। अगर सपोज आपके सेल नहीं मरे या सेल मर गए लेकिन नए नहीं आए, ऐसा होता है ना कि कट लगा तो लेकिन वो हिस्सा बाउंड नहीं हो रहा है, मतलब कि वो हिल नहीं हो रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है डायबिटिक पर्सन में ये होता है कि मतलब जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको डायबिटीज़ होती, उनको डायबिटीज़ है क्या? ऐसे देख रहे हो मेरे को, मजाक कर रहा हूँ मैं। डायबिटिक पर्सन जो होते हैं उनके घाव नहीं भरते हैं। अगर कट लग गया ना तो सड़ जाएगा वो हिस्सा, लेकिन भरेगा नहीं, नहीं भरेगा। शुगर, वहाँ पे शुगर होती है ना, डायबिटिक पर्सन के अंदर शुगर ज़्यादा रहती है, वो शुगर की वजह से वो घाव नहीं बनने देती है, इसलिए बोलते शुगर नहीं खाना चाहिए। हाँ, शुगर बहुत कम खाना चाहिए क्योंकि अभी हर फूड में शुगर है। आप कुछ भी खा लो, शुगर फ्री में ज़्यादा शुगर है। शुगर शुगर फ्री में ज़्यादा शुगर है। ये होता है शुगर फ्री के अंदर, ये मटेरियल होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन, पढ़ लेना। माल्टोडेक्स्ट्रिन एक ये है, नहीं तो ये लगेगा सुक्रेलोज। आप कभी शुगर फ्री कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो ये ज़रूर पढ़ना, सुक्रेलोज। नहीं, उसमें कहाँ से शुगर आई? ग्रीन टी में कोई शुगर नहीं। जो जो मीठा लगता है, जो चीज़ आपको थोड़ी मीठी लगती है और शुगर फ्री है, तो उसके अंदर शुगर है एक्चुअली, बिना शुगर के। हाँ हाँ, लेकिन शुगर, लेकिन ग्रीन टी आपको मीठा थोड़ी लगता है। हाँ, शुगर फ्री। अरे तुम क्या क्वेश्चन, मैं ये बोल रहा हूँ जो चीज़ तुमको मीठी लग रही है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो मीठे लगने के बाद उसमें शुगर ना हो। आज समझ में आ रहा है? उसमें शुगर होती है। अगर कोई कंपनी वाले बोल रहे हैं कि भाई डाइट कोक है, शुगर फ्री है, पी लो, जैसे कि कोको कोला वगैरह, तो वो शुगर फ्री नहीं है, उसमें ये डाला जाता है, और इसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन है वो ब्लॉक हो जाता है। और हम जो नॉर्मल शुगर खाएंगे एक टाइम के बाद, तो उसके लिए जो इंसुलिन है वो नॉर्मल शुगर को पहचानता है, लेकिन इसको वो पहचानता नहीं है, तो इसकी वजह से वो हमारा जो इंसुलिन है वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो शुगर फ्री से ज़्यादा डायबिटिक हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर के हम। ये किसी को पता ही नहीं है, लेकिन हम ये पढ़ते ही नहीं है। हाँ, उसमें आगे लिखा होता है पैकेट के सामने, नो एडेड शुगर। चम्मच नहीं डाला, चम्मच से नहीं डाला ना हमने, बूंद से ऐसा करके बाहर उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन और ये केमिकल डाले हैं उसके अंदर। मतलब इतना सा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर 2 किलो शुगर के बराबर है, इतना सा। अभी रूह अफ़ज़ा वगैरह पिया होगा आपने, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, थोड़ा भी डालोगे तो मीठा हो जाता है एकदम, देखा है आपने? तो बेसिकली एक इतना डब्बा है फॉर एग्जांपल, अगर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड शुगर डालिए तो उसमें 2 किलो 2.5 किलो शुगर भी डाल सकते हैं उसके अंदर, इतने से के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में।
ऑलमोस्ट आधी आधी बोतल शुगर। वो बंद किया है इन्होंने तो। पीते हो ना? नहीं पीते हो तुम शायद अभी। Okay, cytoplasm appear transport and slightly thick viscous. It is not simple liquid. It is a living material in which many cell activities takes place. Cytoplasm consists of two parts. दो पार्ट्स में डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म। एक होता है सिटोसोल। एक लास्ट ये टॉपिक खत्म करेंगे। सिटोसोल, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सिटोसोल। जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिटोसोल। क्या बोलते हैं? जो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको सिटोसोल बोलेंगे। इट इज मेनली वाटर कंटेन dissolved substance. Cytosol act as a medium in which the cell organelles remains suspended. जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो उसमें सस्पेंड होते हैं, मतलब क्या? वो उसके अंदर तैरते रहते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज किसके अंदर? सिस्टोल सिस्टोल साइटोसोल, सॉरी गलत बोल दिया, साइटोसोल। क्या होगा? साइटोसोल। तो साइटोसोल एक दो पार्ट से बना होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है ना, ओके। और दूसरा है सेल ऑर्गेनेलीज। तो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटो रहता है, मतलब साइटोसोल, और प्लाज्म का मतलब है जितने भी क्या बोलते हैं, जितने सेल ऑर्गेनेलीज है। तो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेली मिलके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बोलो? सेल ऑर्गेनेलीज एंड साइटोसोल मिलके बनाता है साइटोप्लाज्म। आया समझ में? अब सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सारे कुछ जो लिखे हुए हैं, ओके। लाइसोसोम, वैक्यूल आर प्रेजेंट विद इन द cytoplasm. These are specialized structure that perform specific function. The cytoplasm supports these organelles and helps them work efficiently. तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? उनको सपोर्ट करता है ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। आए समझ में? अगर ये नहीं होगा, या इसमें बेसिकली ये जितने भी सेल है, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड करने के लिए कुछ प्रोसेस होंगे, वो तो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, माइटोसिस वगैरह। बट आपको याद रखना है कि जो सेल ऑर्गेनेलीज है, हर सेल ऑर्गेनेलीज का एक अलग काम होता है, ठीक है। ये सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग। इसमें डेड सेल जो है, मतलब जो सेल मरते हैं वगैरह या फिर कुछ, इसको मैं बताऊंगा कि सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है। और बाकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER, और इसको बोलते हैं RER। RER का मतलब है रफ। वो किसकी वजह से रफ हो जाता है? बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। किसकी वजह से रफ होता है वो? राइबोसोम। रेड कलर में दिख रहे हैं आपको डॉट, रेड डॉट दिख रहे हैं? वो डॉट कहाँ कहाँ पर है बताओ जरा? सब जगह है ना, इधर भी तो है। तो इन डॉट की वजह से ये रफ हो जाता है। यहाँ मिट्टी डाल दी मैंने ये इस पे, अगर तो ये क्या हो जाएगा? रफ होगा कि नहीं? तो मिट्टी के अगर कुछ या पत्थर डाल दिए यहाँ पे दो चार या बहुत सारे छोटे छोटे, तो ये रफ हो जाएगा। हाथ रखोगे तो क्या होगा? लगेगा इधर। तो बेसिकली जो जो राइबोसोम होता है वो रफ किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ राइबोसोम नहीं, सॉरी, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो रफ किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ राइबोसोम। और जहां राइबोसोम नहीं होते हैं, अब आप ध्यान से देखो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहां पर है? जहां राइबोसोम नहीं है। जहां नहीं है वो स्मूथ रहेगी, मतलब यहां नहीं है तो ये स्मूथ रहेगी, ओके। नेक्स्ट, क्लियर है ना आपको? बाकी साइड सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल और हर एक पार्ट का एक अलग अलग रोल होता है। सेंट्रियोल का भी मैं आपको बताऊंगा जब माइटोसिस आएगा, तो सेंट्रियोल का भी कुछ काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, वो सब
सबका एक अलग अलग वर्क होता है। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें साइटोप्लाज्म इज मेनली मेड अप ऑफ वाटर, डिजोल्व सॉल्ट एंड आयंस। वाटर में जैसे वो बता दिए कि एक मीडियम होता है वाटर, जो कि क्या करेगा, एक मेजर कंपोनेंट है जो कि सारे सॉल्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने का काम कौन करवाएगा, वाटर। ठीक है, फिर डिजोल्व सॉल्ट एंड आयन सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विच हेल्प एंड मेंटेन अ प्रॉपर इंटरनल बैलेंस ऑफ द सेल। सेल को बैलेंस करने के लिए सोडियम एंड पोटेशियम आयंस होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया ये आयंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाय द हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बाय प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। ओके, बाकी इसमें और क्या लिखा हुआ है, शुगर सच एज ग्लूकोज विच सर्व्स द एनर्जी सोर्स। मतलब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। अब ग्लूकोज किस किस से मिलता है, ग्लूकोज आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, फैट से भी मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या करता है, हमें एटीपी प्रोवाइड करता है। आया समझ में, मतलब हम जो खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। क्लियर। अब तुम बोलोगे सर ग्लूकोज का वो भी मिलता है, ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी एक तरीके से शक्कर है, मतलब एक तरह शक्कर मिला के पी लो यार, ग्लूकोन डी मिला के पी लो, एक ही बात। मतलब आप शक्कर पी रहे हो बोल के बस। रसना, रसना के भी ऐड आते हैं। टैंग, टैंग ना, टैंग। फिर इसके अलावा फ्रूट जूसेस, ये सारे बेकार है, एकदम बेकार। मार्केट में तो कुछ भी नहीं, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब बाहर की कंट्रीज में तो फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, तो कंपनीज क्या करती है, बहुत लिमिटेड शुगर डालती है। पर इंडिया में जो मर्जी आए डालो, आप बनते हुए देख लोगे ना किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट, तो आप उनको दोबारा कभी हाथ नहीं लगाओगे। और ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बना रही है, यूपी और बाहर बाहर जो जो रीज़न ऐसे हैं जो पुलिस के या बाकी लोगों के और इसमें नहीं आते कंट्रोल में, तो उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाल के लोकल प्रोडक्ट वो बनाते हैं। वही सेम अमूल का है तो अमूल का भी लोकल दूध बनाएंगे वो वहीं पे, पैकिंग भी अमूल की होगी। ऐसे अगर अमूल बना रहा है फॉर एग्जांपल 30% मिल्क, तो 70% ये लोकल जो लोग हैं, जो गैंग माफिया है, जो जो दूध बनाने वाले उसमें डिटर्जेंट वगैरह सब डालते हैं, उसमें 70% दूध वैसा है जो डिटर्जेंट वाले फॉर्म में भी आ रहा है मार्केट में, जो ये कंपनियां नहीं रोक सकती अमूल वाली। क्योंकि अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है या पैसा है भी, और वो एकदम ऐसा जोन है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वो बना भी रहे तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। आएगा टैंकर, कंटेनर आएगा, वो भरेगा, वो लेके जाएगा, लोगों को सप्लाई करेगा। आया समझ में। ऐसे ही आप ऑयल ले लो, ठीक है, ऑयल से लेके वो ऑयल में भी पाम ऑयल का मिक्सचर है। मतलब अगर जैसे आप कौन सा ब्रांड है, जितने भी ब्रांड देखते हो आप, या केमिकल से घी भी बनता है, पनीर बनता है केमिकल से। मतलब एक कुछ कुछ केमिकल ऐसे है कि मतलब जैसे आप थोड़ी सी अमाउंट भी डालोगे तो आप 1000 किलो घी तक क्रिएट कर सकते हो उससे। आपको टेस्ट खाओगे या उससे उस घी को खाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो असली है या नकली है। आर्टिफिशियल राइस बन रहा है, आर्टिफिशियल एग बन रहे हैं, और ये रियल है, ये मार्केट में आ चुके हैं अभी। ऑलमोस्ट 50% फेक है, और जिसमें पनीर में तो 80-90% फेक है सब। मैं आपको एक काम करूंगा, मैं नेक्स्ट 1-2 क्लास के बाद मैं आपको एक बार पनीर के टेस्ट करके दिखाता हूँ, असली और नकली वाले। उसमें टिंचर आयोडीन वगैरह हमारे पास है, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, एक तरफ चेंज नहीं होगा। तो 90% पनीर जो आ रहे हैं डेयरी पे, डेयरी वाले ज़्यादातर सारे पनीर नकली है। डेयरी वालों के पास जो रहते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर नकली है। वो डेयरी वाले किसी और से लाते हैं, लेकिन वो सारा पनीर है ना नकली फॉर्म में, एनालॉग पनीर बोलते हैं उसको, जो सस्ता मिल रहा है अभी मार्केट में, ऐसा सीन। ओके, अब इसमें विच आर बिल्डिंग मटेरियल फॉर द प्रोटीन। अमीनो एसिड्स जो है, शुगर तो मैंने बता दिया। अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड क्या करते हैं,
ये बिल्डिंग ब्लॉक है एमिनो एसिड से। मैंने आपको बता दिया था, जो एमिनो एसिड है उससे बनता है प्रोटीन, और ये क्या बोलते हैं, लिपिड से बनता है फैट। क्या बनता है? फैट। एमिनो एसिड हम कंज्यूम करेंगे तो प्रोटीन बनेगा। मतलब जो वेजिटेबल, जो दालें हम खाते हैं, जैसे कि मूंग दाल, मटकी, ये जितनी भी दालें या सीड्स, उन सब से हमें मिलता है एमिनो एसिड। फिर वो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में जाता है और न्यूक्लियस के थ्रू वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है। एंड बाकी इसमें क्या लिखा है? प्रोटीन एंड एंजाइम विच कंट्रोल एंड स्पीड अप द मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम क्या करता है? जो मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी का, उसको इंक्रीज करता है एंजाइम्स। तो हम जो फर्मेंटेड फूड खाते हैं, देखा है ना, फर्मेंटेड फूड, या तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स, एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ते हैं। अभी फर्मेंटेड फूड खाओगे ना आप, तो डाइजेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फर्मेंटेड फूड में जैसे अ, अभी फर्मेंटेड में क्या बताऊँ, अभी ये सारा इडली वगैरह ये सब कुछ, फिर उसमें आ जाता है अ, अभी क्या एग्जांपल लें, वो आपको पता है एक कांजी टाइप बनाते हैं। कांजी मतलब फ्रूट, फ्रूट जूसे, फ्रूट नहीं, वेजिटेबल्स वगैरह पानी में मिक्स करके उसको रख देते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर वो पानी पीते हैं। छी नहीं, वो अच्छा रहता है, वो फर्मेंटेड हो जाता है। मतलब उस हाँ हाँ, वही 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 उसी की बात कर रहा हूँ। उसकी उसका उसको प्रो उसमें प्रोबायोटिक बन जाते हैं, उसको कांजी बोलते हैं, कांजी। एलगी, एलगी, एलगी फॉर्म होती है। कांजी, कांजी बोलते हैं उसको, एलगी। तो वो जितने बीट रूट, फिर वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, ऐसा ऐसा लगेगा जैसे बियर, वो बियर, बियर नहीं बोल रहा हूँ, बियर, बियर नहीं, सॉरी, वो उसका खट्टापन, खट्टा खट्टा जैसा लगेगा वो। जो वाइन वगैरह फर्मेंटेड फ्रूट से ही बनती है। इनको फर्मेंट करके, व्हीट को मतलब राइस को, या फिर इन सबको फर्मेंट करके ही बनती है ये बियर, जो भी वाइन वगैरह। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा ये क्या बोलते हैं, दही। दही जो है, दही को भी सड़ा के ही बनाते हैं। दूध को, दूध सड़ेगा तो दही बनेगा, फिर और उसको सड़ाएंगे और उसको ये करेंगे तो चीज़ बनेगा। ये सारी चीज़ें। फिर पनीर भी सड़ा मतलब खराब करके उसको बनाया जाता है ना। दूध खराब होगा तब जाके तो कोई आगे की वाली चीज़ बनेगी। तो उसको खराब किया जाता है ताकि वो कम ज़्यादा टाइम तक टिक सके। घी, जो घी बनता है वो कैसे बनता है? दूध से बनता है और उसको खराब किया जाता है, दही के ऊपर वाली लेयर। फिर जब उसको हीट करते हैं तो स्मेल भी आती है उसमें। अभी क्या क्या रहे, बहुत गंदा स्मेल आता है, सड़ा खराब है ना वो चीज़। लेकिन वो खराब ना हो इसलिए खराब किया जाता है उसको। नहीं समझे? वो खराब नहीं हो इसके लिए उसको खराब किया जाता है। अभी दूध, दूध अगर सपोज रख दिया आपने, 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाएगा गर्मी की वजह से। लेकिन दूध की कोई प्रोडक्ट बनाओगे आप, दूध का कोई भी घी बनाओगे, घी कितने दिन टिकेगा? 1 साल आराम से जाता है। तो वो खराब ना हो इसलिए उसको खराब किया जाता है। डायलॉग अच्छा था पर। ओके। सस्पेंडेड ऑर्गेनलीज, और हाँ प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी के हर हिस्से के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। केराटिन ले लो, ओसिन ले लो, या फिर ग्लोबुलिन ले लो। ग्लोबुलिन मतलब एल्बुमाइन, एल्बुमाइन हो गया। फिर इसके अलावा हीमोग्लोबिन हो गया। या ये जितने भी टाइप के प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटीन में भी 2 टाइप होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस मतलब फाइबर, जो जैसे कि केराटिन, अब उसमें केराटिन हो गया, और बाकी जो हम ये दालों वगैरह से खाते हैं। अभी जैसे हम, अब अगर आप बीट या इनके जूसेस बनाओगे तो उसमें डायरेक्ट पियोगे और एक छान के पियोगे, दोनों में क्या डिफरेंस है?
डायरेक्ट पियोगे तो क्या आएगा उसमें, अगर बीट रूट और इसका जूस बनाया आपने कुकुम्बर, उसके अंदर फाइबर जैसा कुछ रहता है ना, वो पीने में आता है बीच बीच में, उसको खाना पड़ता है बीच बीच में ऐसा ऐसा, है ना। और फ्रूट जूसेस में भी सेम होता है, फ्रूट जूस बनाओगे तो फ्रूट जूस में पीछे कुछ बच जाता है और उसको हम फेंक देते हैं, बनाने के बाद वो बाकी हिस्से को फेंक देते हैं, लेकिन असली वाला हिस्सा वही होता है जो फेंकते हैं, फाइबर रहता है उसमें। तो एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जिससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन और हमारी जो स्किन की हेल्थ है वो ज़्यादा बढ़ती है, पता है फाइबर से। मतलब आपने देखा होगा 52 एज का सेलिब्रिटी देखो, 52 सेम एज का, हाँ देखो ना, वो फाइबर ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। आया समझ में। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन से भी हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, गोरे भी हो सकता है वो इंसान, अगर कोई काला है तो वो गोरा, पूरी तरीके से गोरा हो सकता है, लेकिन उसको वैसा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। विटामिन सी और जैसे बीट रूट वगैरह जितने भी जूसेस होते हैं ना डिटॉक्स वाले, वो कंज्यूम करेंगे तो गोरा भी हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कुछ सेलिब्रिटी पहले कैसे थे, या कुछ क्रिकेटर देखो पहले कैसे थे एकदम, और अभी देखो उनको, गोरे हो गए एकदम, पहले अजीब से दिखते थे अभी देखो उनको। तो बेसिकली उनके जो खाने का रूटीन है वो, इसीलिए बोलते हैं कि ये जितने भी बीट रूट वगैरह इनके जूसेस वगैरह पीने चाहिए। आए समझ में। ओके, हो गया, ठीक है। आज इनफ है, वैसे भी लास्ट ये हो गया है अपना। नेक्स्ट बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, फिर न्यूक्लियस स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, चलेगा। अभी नेक्स्ट आने वाला है क्रोमोजोम, मैंने जो डायग्राम आपको दिखाया था वो। एक चैप्टर है कि मजाक है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। ऐसा लग रहा है मुझे एक ही चैप्टर है क्या ये। हाँ, अरे बाप रे, इतना आपको पता है, इतना 4 चैप्टर मिला के होता था।